वेलकम टू इको मंथन। आज है डे 6 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़े हुए राजकोषीय घाटे का कारण होता है सरकारी खर्च में वृद्धि, घरेलू ब्याज दर में वृद्धि, निजी निवेश में गिरावट, सरकार द्वारा कुल उधार में गिरावट। तो जो राजकोषीय घाटा अगर बढ़ जाता है इसका मतलब ये है कि सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है, घरेलू ब्याज दर में वृद्धि हुई है और निजी निवेश में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। अगर सरकार द्वारा कुल उधार में गिरावट आती तो राजकोषीय घाटा घट जाता। अगर उधार की गिरावट आती तो राजकोषीय घाटा घटा हुआ होता, लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ बोला है, बढ़े हुए राजकोषीय घाटे की बात हो रही है। तो यहाँ पे सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है, घरेलू ब्याज दर में वृद्धि हुई है और निजी निवेश में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। मतलब ए बी सी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्लब गुड कहा जाता है? यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्लब गुड और जो एक्सक्लूडेबल, राइवलरस। और राइवलरस कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से गुड्स होते हैं? और जो मतलब पब्लिक फाइनेंस में ये क्वेश्चन आना तय ही है कि क्लब गुड्स कौन से हैं और जो पब्लिक गुड्स कौन से हैं और प्राइवेट गुड्स कौन से हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आना तय ही है कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो राइवल और एक्सक्लूडेबल होते हैं, और जो कॉमन गुड्स होते हैं वो राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, और जो पब्लिक गुड होते हैं वो नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। और एक होता है क्लब गुड, जो कि जिसकी बात हम बात कर रहे हैं। क्लब गुड जो होता है नॉन राइवल और नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल होता है क्लब गुड, जो कि है स्विमिंग पूल और जिम। जो कि नॉन राइवल तो है, मतलब उसमें कोई राइवलरस नहीं होते, प्रतिद्वंदिता नहीं होती, लेकिन एक्सक्लूडेबल है, मतलब कि पैसे दोगे तो ही तुम वहाँ जा सकते हो ये। और रक्षा और रेलवे तो ये हो जाएगा पब्लिक गुड्स। रेलवे और रक्षा तो पब्लिक गुड्स है, लेकिन स्विमिंग पूल और जिम वो क्लब गुड्स है, जहाँ पे लोग नॉन राइवलरस है ये गुड्स, लेकिन एक्सक्लूडेबल है। जब पैसे दोगे तभी इनका से मतलब इनका जो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब स्विमिंग पूल और जिम, बी और डी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कोच प्रमेय के अनुसार संपत्ति के अधिकार सौंपने के निम्नलिखित में से कौन से संभावित परिणाम हैं? संपत्ति के अधिकार सौंपने के निम्नलिखित में से कौन से संभावित परिणाम है कोच प्रमेय के अनुसार? तो कोच प्रमेय के अनुसार प्रदूषणकारी प्रदूषण जारी रखने के लिए पीड़ित को भुगतान करता है, प्रदूषण कम करने के लिए पीड़ित प्रदूषणकारी को भुगतान करता है, या सरकार को दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण कर निर्धारित कर देना चाहिए। बाह्य कारक मौजूद होने पर बाजार के परिणाम दक्षता प्राप्त करते हैं। प्रदूषक और पीड़ित के पास हमेशा समान सौदेबाजी की शक्ति होती है। जो प्रदूषक है और जो पीड़ित है, प्रदूषक और पीड़ित जो है, उन दोनों के पास समान सौदेबाजी की शक्ति होती है। बाह्य कारक मौजूद होने पर बाजार परिणाम, यहाँ पे ये नहीं होगा। सरकार को दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण कर निर्धारित कर देनी चाहिए। कोच प्रमेय ये नहीं कहता। प्रदूषणकारी प्रदूषण जारी करने के लिए पीड़ित को भुगतान करता है और प्रदूषण कम करने के लिए पीड़ित प्रदूषणकारी को भुगतान करता है। कोच प्रमेय यही कहता है। और प्रदूषण और पीड़ित के पास दोनों के पास समान सौदेबाजी की जो शक्ति होती है। मतलब कि ए, बी और ई इसका आंसर होगा। ए, बी और ई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते ही हैं। कोच प्रमेय के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P CNX निफ्टी का लॉन्च, NSE में निवेशक सुरक्षा कोच की स्थापना, NSE की वेबसाइट का लॉन्च, NSE को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मिली मान्यता। CNX निफ्टी का लॉन्च कब हुआ था? 1996 में। अप्रैल 1996 में निफ्टी CNP CNX निफ्टी का लॉन्च हुआ था 1996 में। NSE में निवेशक सुरक्षा कोष की स्थापना हुई थी 1995 में। NSE में निवेशक सुरक्षा कोष की स्थापना 1995 में हुई थी। NSE की जो वेबसाइट है वो लॉन्च हुई थी 1998 में।
1998 में एनएसई की वेबसाइट लॉन्च हुई थी और एनएसई का जो स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उसको मान्यता मिली थी 1993 में। 1993 में इसको मान्यता मिली थी। अच्छा, इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1996, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। सेकेंड बी का हो जाएगा 1। थर्ड का हो जाएगा 1998 सेकेंड, और इसका हो जाएगा 4th। निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पुरानी तारीख से शुरू करते हुए उनके घटित होने की स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करें। संसद में IRDI अधिनियम पारित। सेकेंड, बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की अवधारणा शुरू कब हुई थी। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का UTI में विलय कब हुआ था और बाजार में से संबंधित दरों के साथ 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल कब हुआ था। संसद में IRDA 1999 में बना था। 1999 में बना था। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की अवधारणा 2005 से 14 तक की थी। जो वित्तीय समावेशन का जो प्रयास पहले से चल रहा था, लेकिन जैसे कि वो नो फ्रिल खाते इनके रूप में इसका प्रयास चल रहा था, लेकिन जो एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इसको नहीं अपनाया गया था। तो एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में फिर इसका अवधारणा शुरू की गई थी। 2005 से 2014 तक के चला था ये। ग्लोबल ट्रस्ट का UTI में विलय हुआ था 2001 में इसकी योजना बनाई गई थी, लेकिन 2004 में UTI में विलय हो गया था ग्लोबल ट्रस्ट। और बाजार से संबंधित दर 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल 1992 से शुरू हुआ था। 1992 से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहला ये हो जाएगा, दूसरा IRDA, तीसरा 2004 ये वाला, और चौथा ये 1 3 4 2, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, उसके बाद ये थर्ड और ये फोर्थ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही UGC नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।